प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड में मैनेजमेंट में अपन आज बात करेंगे प्रबंध की प्रकृति की, यानी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जब शुरू में अपन ने प्रबंध का अर्थ पढ़ा था, इसकी विशेषताओं को पढ़ा था, तो एक तरह से उसकी प्रकृति जो है वो उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का एक विस्तार है। तो इससे प्रबंध का अर्थ आपको और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबंध वास्तव में होता किस रूप में है। तो देखिए, इसकी प्रकृति का अध्ययन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो एक तो प्रबंध को हम डिफाइन करते हैं एक प्रक्रिया के रूप में, यानी जब अपन इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता यही आती है कि प्रबंध जो है एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? देखिए, प्रक्रिया से मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने का जो चरणबद्ध तरीका है। चरणबद्ध तरीके से मतलब है कि उसके स्टेप्स निर्धारित हैं कि पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो किसी भी कार्य को चरणबद्ध तरीके से संपन्न करना और अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना, यही चीज प्रक्रिया कहलाती है। तो जब अपन प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में बतलाते हैं तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम प्रबंध के विभिन्न कार्यों की वर्णन कर रहे हैं। यानी हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रबंध में हम कुछ निश्चित कार्यों को करते हुए निश्चित परिणाम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रबंध के विभिन्न कार्य हैं, यही इसके चरण हैं, यही इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम प्लानिंग, नियोजन का काम करते हैं प्रबंध में। प्लानिंग के पश्चात हम संगठन का काम करते हैं, यानी साधनों को एकत्रित करते हैं, कार्य का विभाजन करते हैं, और फिर निर्देशन का कार्य करते हैं, यानी डायरेक्शन का कार्य करते हैं, अभिप्रेरण, मोटिवेशन का काम करते हैं, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का काम करते हैं, और अंत में नियंत्रण यानी कंट्रोल का काम करते हैं। तो ये स्टेप्स जो हैं ये निर्धारित हैं। ऐसा नहीं है कि संगठन का काम हम पहले कर लें और नियोजन का काम बाद में करें, ये संभव नहीं है। तो पहले आपको नियोजन ही करना है और अंत में आपको कंट्रोल यानी नियंत्रण ही करना है। तो इस दृष्टि से हम प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में भी बतला सकते हैं। फिर दूसरी जो इसकी नेचर है, प्रकृति है, कि प्रबंध जो है वो एक जन्मजात क्वालिटी है या एक अर्जित यानी एक्वायर की गई क्वालिटी है। देखिए, दोनों ही मत हैं। जो सामान्यतः ट्रेडिशनल यानी परंपरागत प्रबंध को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि प्रबंध जो है वो एक जन्मजात क्वालिटी है। जन्मजात से मतलब है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही ऐसे होते हैं कि उनमें साहस की भावना होती है। साहस की भावना से मतलब यही है कि वो रिस्क लेने में घबराते नहीं हैं। उनकी परवरिश, घर का वातावरण उनको ऐसा मिलता है कि वो रिस्क लेने से हिचकते नहीं। और जो व्यक्ति रिस्क लेने से यानी जोखिम उठाने से झिझकता नहीं है, वो ही अच्छा प्रबंधक साबित होता है। इसी तरह से कुछ व्यक्तियों में ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि उनमें लोगों को लीड करने की यानी लोगों का नेतृत्व करने की एक क्षमता है, उनमें संगठन की क्षमता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जन्म से ही व्यक्ति के पास होती हैं, जिनको बाद में अर्जित नहीं किया जा सकता। यानी जो व्यक्ति प्रबंध को जन्मजात के रूप में स्वीकार करते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि प्रबंध के लिए जो भी आपको योग्यताएं, क्वालिटीज़ चाहिए, वो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होती हैं। इसलिए हम बाद में किसी व्यक्ति को प्रबंधक नहीं बना सकते, वो जन्म से ही होता है। जबकि जो मॉडर्न प्रबंध की व्यवस्था है वो ये मानकर चलती है कि प्रबंध के लिए जो भी योग्यताएं, दक्षताएं आपको चाहिए, वो आप
बाद में एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज बाजार में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रबंध के विषय में जो कुछ भी जानकारी है, जो कुछ भी योग्यताएं हैं, जो कुछ भी दक्षताएं हैं, उनके संबंध में आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देती हैं, यानी प्रबंधक बनाने का कार्य करती है। तो इसलिए वो समय गया कि जो जन्म से ही व्यक्ति योग्यता रखता है वो ही अच्छा प्रबंधक बन सकता है। अब तो व्यक्ति जो है इस दक्षता को अर्जित भी कर सकता है। फिर तीसरा, प्रबंध की जो नेचर है उसको हम कला और विज्ञान दोनों के रूप में डिफाइन करते हैं। यानी हम प्रबंध को कला भी मानते हैं और प्रबंध को विज्ञान भी मानते हैं। देखिए, पहले बात करें अपन विज्ञान की, तो विज्ञान का सीधा सा मतलब होता है कि जहाँ कोई भी बात किसी निश्चित नियमों सिद्धांतों पर आधारित होती है, या कारण और परिणाम उनमें एक संबंध होता है, निश्चित उसकी प्रक्रिया होती है, तो उसको हम विज्ञान की संज्ञा देते हैं। अब विज्ञान को भी यदि आप और अगर विस्तार से देखें तो विज्ञान जो है वो प्योर साइंस है। प्योर साइंस से मतलब है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये प्योर साइंस में आते हैं। इसी तरह से विज्ञान जो है वो एक अप्लाइड साइंस के रूप में भी होता है। तो प्रबंध को हम अप्लाइड साइंस के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी प्रबंध में भी कुछ निश्चित नियम सिद्धांत आदि हैं, लेकिन वो विज्ञान के प्योर साइंस के रूप की तरह इतने कठोर और इतने रिजिड नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रबंध का संबंध जो है वो व्यक्ति से होता है, और व्यक्ति समय, काल, परिस्थिति इसके अनुसार बदलता रहता है। तो इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत भी जो हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो प्रबंध विज्ञान है, लेकिन उसके नियम प्योर साइंस की तरह इतने कठोर या रिजिड नहीं है। अब कला की बात करें अपन, तो प्रबंध को हम एक कला के रूप में भी स्वीकार करते हैं। यानी देखिए, कला का मतलब होता है कि आप किसी कार्य को कितनी योग्यता और दक्षता से संपन्न करते हैं, ये कला पक्ष है। नियमों को जानना अलग बात है, वो तो विज्ञान की बात होगी। कला पक्ष का मतलब ये है कि आप उस नियम को परिस्थिति के अनुसार उसमें थोड़ा सा हेर फेर करके, थोड़ा सा परिवर्तन करके, परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए उसको ऐसे लागू करें कि आपको अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त हों, यही चीज कला है। तो नियमों की जानकारी विज्ञान पक्ष है और नियमों को लागू करना ये कला पक्ष है। तो प्रबंध जो है वो कला पक्ष भी माना जाता है, क्योंकि आप किसी परिस्थिति विशेष में किस तरह के निर्णय ले रहे हैं, सिद्धांतों को किस रूप से परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कला पक्ष है। फिर प्रबंध को हम एक पेशे के रूप में भी स्वीकार करते हैं, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक कंपनी सेक्रेटरी है, उसी तरह से एक प्रबंधक है। तो पेशे में क्या बातें हैं कि पेशे के लिए एक विशिष्ट ज्ञान होता है। पेशा जो है वो मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान करने से संबंधित होता है। उसमें सेवा भावना जो है वो अहम होती है, क्योंकि व्यक्ति की एक विशेष योग्यता है, दक्षता है, और उस विशेष योग्यता दक्षता के कारण वो समाज में अपनी योग्यता को दे रहा है और समाज की सेवा कर रहा है। फिर पेशे की एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट होती है। कोड ऑफ कंडक्ट ये बताती है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। तो इन सारी विशेषताओं को यदि आप देखें तो एक प्रबंध का कार्य जो है वो भी एक प्रोफेशन बन गया है। आज प्रबंध की भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, प्रबंध के लिए भी आपको विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत है। प्रबंधक जो है वो भी संगठन के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से समाज की सेवा का कार्य कर रहा है। तो प्रबंध को हम एक पेशे के रूप में भी स्वीकार करते हैं, मानते हैं। फिर
प्रबंध जो है उसको हम एक सिस्टम यानी एक प्रणाली के रूप में भी स्वीकार करते हैं। देखिए पिछले 50-60 सालों में प्रबंध का विकास जो है वो एक सिस्टम के रूप में भी माने जाने लगा है। सिस्टम क्या होता है या प्रणाली क्या होती है कि देखिए विभिन्न इकाइयों का एक समूह जिनमें परस्पर संबंध होते हैं। परस्पर संबंध से मतलब है कि एक इकाई अपने आप में स्वतंत्र भी है लेकिन वो दूसरे से प्रभावित भी हो रही है और दूसरे को प्रभावित कर भी रही है। तो अनेक इकाइयां हैं, हर एक दूसरे से प्रभावित हो रही है, दूसरे को प्रभावित कर रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, संबंधों में एक बहुत अधिक जटिलता पैदा कर देते हैं। और सिस्टम की खूबी खासियत ही यही है कि सिस्टम जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी, मानवीय शरीर, ये भी एक सिस्टम है। आप शरीर में देखिए कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, विभिन्न शरीर के भाग हैं, पार्ट हैं। हार्ट अलग है, लंग्स अलग है, किडनी अलग है, ब्रेन अलग है। सबके काम एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लंग्स में कोई खराबी आती है तो उसका असर हार्ट पे पड़ता है, हार्ट में कोई खराबी आती है तो उसका असर जो है आपकी किडनी पर पड़ सकता है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स, सबके काम एक दूसरे से अलग, सब लेकिन एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। यही चीज़ प्रबंध में है। किसी भी संस्था में आप देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। परचेज डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग है। सबके काम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं। अगर फाइनेंस नहीं है आपके पास तो उसका असर परचेज डिपार्टमेंट पर पड़ता है, परचेज डिपार्टमेंट का असर जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर पड़ता है, प्रोडक्शन का असर जो है वो मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट पर पड़ता है। तो इसलिए प्रबंध जो है उसको हम एक सिस्टम के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर प्रबंध जो है उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी देखते हैं। देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट या विचारधारा ये कहती है कि जब आप व्यवसाय करते हैं तो आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो समाज से पूरी कर रहे हैं। वो चाहे आपको कर्मचारी चाहिए, वो चाहे आपको ग्राहक चाहिए, वो चाहे आपको सप्लायर्स चाहिए, या वित्त यानी पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही हैं? समाज से मिल रही हैं। तो जब आप पूरी तरह से समाज पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, तो फिर आपका भी ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप समाज के लिए भी कुछ करें। देखिए बिजनेसमैन खुद के लिए लाभ कमाता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आप समाज से इतना ले रहे हैं तो आप समाज को दे क्या रहे हैं? ये चीज़ जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल अपने स्वार्थ की सोचना और समाज के हितों को आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें तो वो लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो समाज के हितों की रक्षा करना, समाज के इंटरेस्ट, हितों को समझना, जानना, उनका संरक्षण करना, उनको प्रोत्साहित करना, जिससे कि समाज में आपका एक अच्छी पहचान बने, समाज आपको इज्जत की नज़र से देखे और समाज के सहयोग से आप खुद भी तरक्की करें और आपकी वजह से, आपके सहयोग से समाज भी उन्नत हो, विकसित हो। यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर चूँकि बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, तो इसलिए हमको समाज के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। और प्रकृति में हम इस रूप में भी इसको बतला सकते हैं कि प्रबंध जो है आज एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, सार्वभौमिक विचारधारा मानी जाती है।
यानी प्रबंध की ज़रूरत आपको हर क्षेत्र में पड़ती है। प्रबंध की ज़रूरत आपको हर प्रकार के राष्ट्र में पड़ती है, चाहे वो विकसित राष्ट्र हो या विकासशील राष्ट्र हो, छोटा देश हो, बड़ा देश हो। हर प्रकार के संगठन में आपको प्रबंध देखने को मिलता है। ये बात अलग है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका प्रबंध अलग तरीके से होता है, जो एनजीओ संगठन हैं उनके प्रबंध की तकनीक तरीके थोड़े से भिन्न होते हैं, जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनके प्रबंध के तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं। देश परिस्थिति के हिसाब से प्रबंध अलग हो सकता है। हिंदुस्तान का प्रबंध की तकनीक आपको अलग लग सकती है, और आप यदि जापान को देखें, अमेरिका को देखें, तो वहाँ की प्रबंध की तकनीक अलग हो सकती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, निश्चित है कि प्रबंध की ज़रूरत हर जगह है। बिना प्रबंध के हम किसी भी संस्था के संचालन की बात सोच नहीं सकते। तो ये जो है, ये प्रबंध की कुछ प्रकृति या इसके नेचर के संबंध में बात